बेटा मेरी आवाज आ रही है? यस सर। यस सर, यस सर। ओके राइट, ठीक है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके जी, सो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आपकी रेफरेंस बुक का पेज नंबर है 63 और चैप्टर नंबर है 9। पेज नंबर 63, चैप्टर नंबर 9। ठीक है, तो जैसे कि बेटे आपको पता है कि हम लोग डिफरेंट फूड कॉन्स्टिट्यूएंट्स को डिस्कस कर रहे थे, कर चुके हैं इनफैक्ट, जिसके अंदर हमने मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जितने भी हैं और जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं हमने सबको डिटेल से डिस्कस किया वन बाय वन, स्टार्टिंग विद वाटर एंड देन कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स, और फिर हम इसी तरह से माइक्रो के अंदर विटामिन में वाटर सॉल्युबल, फैट सॉल्युबल हमने कवर किए। फिर हमने briefly minerals को कवर किया, ठीक है, both macro and micro minerals. So in addition to these constituents, there are some other constituents present in the foods as well. और वो constituents कौन से होते हैं? वो बेसिकली हमारे कलर्स होते हैं, वो हमारे फ्लेवर्स होते हैं, फिर वो हमारे ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, कुछ टॉक्सिकेंट्स हो सकते हैं फूड के अंदर, ठीक है। तो इस चैप्टर के अंदर हमने ये तमाम चीजें डिस्कस करनी है। तो सबसे पहले अगर हम कलर्स की बात करें तो कलर आपको पता है कि जो भी फूड हम कंज्यूम करते हैं दैट हैज अ स्पेसिफिक कलर, भले वो हम नेचुरल फूड्स की बात करें या वो फिर हम प्रोसेस्ड फूड्स की बात करें। सो हर फूड का हमें एक सर्टेन कलर नजर आ रहा होता है। अगर हम नेचुरल फूड्स की बात करते हैं तो उनका कलर ऑब्वियसली नेचुरल होता है, वो नेचुरली उसी फॉर्म में होते हैं। अगर हम प्रोसेस्ड फूड्स की बात करें तो उसके अंदर बहुत सारे प्रोसेस्ड फूड्स में हमने आर्टिफिशियल कलर्स ऐड किए गए होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम प्रोसेस्ड जूस की बात करें, जो डब्बे का जूस हम लेते हैं उसकी अगर हम बात करें तो उसके अंदर हमने बहुत सारा आर्टिफिशियल कलर ऐड किया हुआ होता है, सो एज टू गिव इट अ नेचुरल लुक। जैसे अगर हम मार्केट से मैंगो का जूस लेके खरीद के कंज्यूम करते हैं तो उसके अंदर वो जो एक्स्ट्रा येलो कलर आपको नजर आ रहा होता है दैट इज द आर्टिफिशियल कलर, ठीक है। सो कलर बेसिकली हर फूड का ही एक वाइटल कंपोनेंट है और कलर इस लिहाज से भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि प्रॉबेबली बिल्कुल जो इनिशियली आप चीज देखते हो, जैसे ही आप कोई भी फूड आइटम सेलेक्ट करते हो, चूज करते हो, तो परहैप्स जो सबसे पहली चीज आपकी नजर में आती है दैट इज इट्स कलर, ठीक है। और उस कलर की वजह से आपका एक मेजर डिसीजन मेकिंग होती है कि वेदर ये फूड आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा कलर को देख के हम फूड की राइपनिंग, फ्रूट या वेजिटेबल खास तौर पे हो या उसकी स्पॉइलेज भी हम कई बार डिसाइड करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम बनाना को बहुत ग्रीन से कलर का देखें तो हम वो कहते हैं कि नहीं ये अभी पूरी तरह राइप नहीं हुआ, ये तो कच्चा कच्चा है, ठीक है, उसको हम कहते हैं कि हमें नहीं लेना। या इसी तरह से जनाब अगर हम ब्रेड के ऊपर ब्राउनिश कलर देखें तो हम कहते हैं, सॉरी व्हाइटिश या येलोइश कलर देखें तो हम कहते हैं कि भाई इसको फंगस लग गई है, खराब हो गया है, स्पॉइल हो गया है। या फिर जनाब इसके अलावा अगर हम एप्पल काट के रखें और उसको हम ब्राउनिश देखें तो देन वी से कि ओहो अच्छा एप्पल की तो ब्राउनिंग हो गई है, ये प्रॉपर्ली खराब हो गया है, ठीक है। तो इस तरह से दैट मीन्स कि हम डिफरेंट जो कलर्स हैं उनको हम फूड की राइपनिंग या स्पॉइलेज या वो खाने के लिए फिट है फॉर कंजम्पशन है या नहीं है उसके पर्सपेक्टिव से भी देख रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर कलर्स की अगर हम फंक्शंस की बात करें, फूड कलर्स की क्या क्या प्राइमरीली फंक्शंस होते हैं, तो सबसे पहले तो जाहिर है आपको विजुअली अट्रैक्ट करते हैं, आई के लिए अपीलिंग होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं। इमेजिन करो कि अगर सारा फूड जो हम कंज्यूम कर रहे हैं वो सब वाइट कलर का हो या एक ही किसी कलर का हो, पर्टिकुलर कलर का, तो कितना बोरिंग सा या हमें कितना अजीब सा लगेगा, ठीक है। सो फूड कलर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं विजुअल अट्रैक्शन के लिए।
फिर ऑब्वियसली अपीलिंग होते हैं, फूड को अट्रैक्टिव बनाते हैं। जैसे कि मैंने कहा जितने फूड में कलर्स ज्यादा हों उतने वो अट्रैक्टिव लगते हैं। बहुत टाइम्स खास तौर पे जैसे हम छोटे बच्चों की अगर बात करें तो लॉट ऑफ टाइम्स वी सी के जी घर का खाना खाते हुए वो बहुत ज्यादा आर्ग्यू कर रहे होते हैं। सो अगर आप उनको फूड ज्यादा प्रेजेंटेबल बना के दें, ज्यादा कलरफुल बना के दें, तो उसके अंदर फिर उनके काफी ज्यादा जो है वो उनके लिए अट्रैक्टिव हो सकता है। फिर इसके अलावा कलर्स ऑल्सो प्रोवाइड सर्टेन विटामिन जैसे कि बीटा कैरोटीन या मिनरल एलिमेंट्स, मैग्नीशियम वगैरह भी उनसे हमें मिलते हैं। इफ यू रिमेंबर मैंने आपको बताया था कि विटामिन ए के सोर्सेज अगर आपको ना याद रहें तो आप सिंपली क्या याद रख सकते हैं कि ब्राइट कलर्ड जो हमारी वेजिटेबल्स या ब्राइट कलर्ड जो हमारे फ्रूट्स होते हैं दे आर अ वेरी गुड सोर्स ऑफ बीटा कैरोटीन या विटामिन ए। ठीक है, तो जिसमें मैंने आपको बताया था कि येलो हो गया कलर, ऑरेंज हो गया या ब्राइट रेड हो गया। ठीक है, और फिर लास्ट फंक्शन जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले आपको बताया कि हमें फूड की क्वालिटी का, उसकी राइप वो सही से हुआ है या नहीं हुआ हुआ, वो स्पॉइल्ड है या नहीं है, तो इस चीज का भी हमें आइडिया दे रहे हैं। So these are basically four important functions of colors. Okay. Okay, टॉपिक को पेज नंबर बता दिया है। अच्छा, do artificial colors also provide these vitamins and minerals? Not really बेटे, नॉट रियली। ये जो विटामिन और मिनरल्स आते हैं ये नेचुरल कलर से ही आते हैं। जो आर्टिफिशियल कलर्स होते हैं वो बेसिकली सिंथेटिक होते हैं, मैनमेड होते हैं, उनसे हमें एज सच ये विटामिन और मिनरल्स और ये सारी चीजें नहीं आ रही होती। और प्लस ये भी चीज हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि जो आर्टिफिशियल कलर्स की हम बात कर रहे हैं उनके अंदर भी ऑब्वियसली हमें सिर्फ और सिर्फ फूड ग्रेड कलर्स ही यूज करने चाहिए, क्योंकि फूड ग्रेड कलर्स ये वो वाले कलर्स होते हैं विच आर नॉट rendered unhealthy if they are consumed by us, by the humans. So food grade colors काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं और डेफिनेटली हम इनको नेचुरल फूड्स से ही एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, इसीलिए ये जाहिर एक्सपेंसिव भी हैं। अनफॉर्चुनेटली हम जो बहुत सारे हमसे मतलब जैसे हम पाकिस्तान में या डेवलपिंग कंट्रीज में जो बहुत सारे कलर्स हम ऐड करते हैं फूड प्रोडक्ट्स के अंदर, डिफरेंट फूड्स के अंदर, वो फूड ग्रेड नहीं होते। और जस्ट टू इनहैंस द रेवेन्यूज, जस्ट टू इनहैंस द प्रॉफिट्स, हम उन फूड्स को, हम उन कलर्स को फूड्स में ऐड करते हैं सो दैट हम कम से कम पैसों के अंदर ज्यादा से ज्यादा कलर ऐड कर सकें और ज्यादा से ज्यादा फूड को अट्रैक्टिव कर सकें और ज्यादा से ज्यादा हम उन फूड्स को सेल करके रेवेन्यू मैक्सिमम जनरेट कर सकें। ठीक है, दैट इज ऑल्सो अ वेरी 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 डेंजरस प्रैक्टिस, क्योंकि ये वाले जो आर्टिफिशियल कलर्स होते हैं दीज कंटेन ऑल टाइप्स ऑफ केमिकल्स, डाइज, फिर कार्सिनोजेंस इनके अंदर हो सकते हैं, तो तमाम इश्यूज के साथ आते हैं। आर्टिफिशियल कलर इज गुड फॉर हेल्थ और इट हैज सम इफेक्ट्स। नहीं बेटे, जैसे मैं अभी बता रहा हूँ कि अगर तो वो फूड ग्रेड कलर है, यानी कि फूड ग्रेड का मतलब है कि दैट हैज बीन रेंडर्ड फिट फॉर कंजम्पशन, और फूड ग्रेड कलर होता ही वो है जो हमने नेचुरल फूड से एक्सट्रैक्ट किया होता है। ठीक है, तो अगर तो वो फूड ग्रेड कलर है तो फिर उसका कोई इफेक्ट नहीं है, लेकिन अगर वो ऐसे अनहेल्दी इंग्रेडिएंट से बना हुआ है तो फिर उसके बहुत सारे बेइंतहा साइड इफेक्ट्स हैं और हमारी हेल्थ के ऊपर बहुत सारे उसके इल इफेक्ट्स आ सकते हैं। जैसे कि हमारे पास, मैंने शायद में भी आपको पहले कभी बताया हो कि अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे जो हमारे कलर्स हम ऐड करते हैं डिफरेंट फूड प्रोडक्ट्स में, इवन सिर्फ प्रोसेस्ड फूड्स की बात नहीं होती, हम तो नेचुरल फूड्स को भी ज्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को ज्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम अ लॉट ऑफ टाइम्स वी यूज कलर्स सच एज, जो हम दुपट्टे डाई करने के लिए कलर यूज करते हैं, ब्रिक्स को ग्राइंड करके उनका कलर यूज किया जाता है, उनकी कंटामिनेशन ऐड की जाती है,
स्पाइसेस के अंदर और बहुत सारी चीजों के अंदर। फिर यही जो नॉन फूड ग्रेड कलर है इसको हम ऐड करते हैं डिफरेंट फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के अंदर, सो एज टू मेक देम मोर शाइनी और ज्यादा वो अट्रैक्टिव लगे देखने में। ठीक है, तो ऑब्वियसली फिर जैसे मैंने बताया कि इनके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं। अच्छा, टाइप्स ऑफ कलर्स की बात करें तो ब्रॉडली स्पीकिंग दो तरह के हमारे कलर्स हैं। एक हमारी नेचुरल पिगमेंट्स हैं, जो अभी जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि नेचुरल पिगमेंट्स वो वाली हैं जिनको हम फूड से ही, नेचुरल फूड से ही एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं, और दूसरी हमारी सिंथेटिक या आर्टिफिशियल कलर्स होते हैं। अच्छा, allergic reactions happen, question है, allergic reactions happen from use of artificial colors, do they also occur from use of natural colors? नहीं बेटे, नेचुरल कलर से एलर्जिक रिएक्शन नहीं होते। एलर्जी अगर सारे आर्टिफिशियल कलर से भी आपको एलर्जिक रिएक्शंस नहीं होते। ठीक है, एलर्जिक रिएक्शन अगर आपको एक फूड से है तो वो है, उसमें जरूरी नहीं है कि हमेशा आर्टिफिशियल कलर का ही हो। तो नेचुरल कलर्स का एलर्जिक रिएक्शन से कोई लेना देना नहीं। ठीक है, तो नेचुरल पिगमेंट्स की हम बात कर रहे थे। नेचुरल पिगमेंट्स जैसे मैंने आपको बताया, इनको हम डिफरेंट फूड से एक्सट्रैक्ट करते हैं और इनको फिर हम डिफरेंट फूड्स में ऐड करते हैं अकॉर्डिंग टू द लेजिस्लेशन, यानी जितना एडिशन हमें लॉ अलाउ करता है, जो फूड रूल्स अलाउ करते हैं, उतना ही हमने ऐड करना है। ठीक है, अच्छा, फूड रूल्स का जो मैंने नाम दिया, तो पाकिस्तान में प्योर फूड रूल्स हमारे अप्लाई होते हैं। प्योर फूड रूल्स हम उनको कहते हैं। तो उनके अंदर बेसिकली तमाम ये डिटेल है कि लेट से कि अगर मुझे फॉर एग्जांपल मुझे आइसक्रीम की फैक्ट्री लगानी है, तो उसके आइसक्रीम के इंग्रेडिएंट्स में कितने परसेंट शुगर जानी चाहिए, कितने परसेंट मिल्क जाना चाहिए, कितने परसेंट में कलर ऐड कर सकता हूँ, कितने परसेंट में आर्टिफिशियल फ्लेवर ऐड कर सकता हूँ, उसमें केमिकल कौन से हो सकते हैं प्रिजर्वेशन के लिए, कौन कौन से केमिकल्स नहीं डाल सकते। सो ये सारी डिटेलिंग हर फूड प्रोडक्ट के लिए होती है। या इसी तरह से फॉर एग्जांपल अगर मेरा फ्रूट्स या वेजिटेबल की मैं प्रोसेसिंग करता हूँ, जैम बनाता हूँ लेट से, तो मैंने कौन से किस ग्रेड के फ्रूट्स उसमें लेने हैं, उनकी स्पॉइलेज किस हद तक हुई भी हो तो वो एक्सेप्टेबल है, कितने परसेंटेज से ज्यादा स्पॉइल्ड हो तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है, उनके लिए कैसे प्रोसेसिंग करनी है, जैम को कितनी देर तक मैं रख सकता हूँ, उसकी शेल्फ लाइफ क्या है, शेल्फ लाइफ का मतलब है कि कितनी देर तक वो खराब नहीं होगा। तो ये सारी की सारी चीजें प्योर फूड रूल्स के अंदर ये आपके पास डिटेल में मेंशन होती है। ठीक है, तो अब अगर हम नेचुरल पिगमेंट्स की, हमने कहा ब्रॉडली स्पीकिंग कलर्स की दो कैटेगरीज हैं, एक है नेचुरल पिगमेंट्स और दूसरा है आर्टिफिशियल। अब अगर हम नेचुरल पिगमेंट्स की डिटेल से बात करें तो इनको फर्दर हमने 5 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट जो कैटेगरी है नेचुरल पिगमेंट्स की, उसको हम पोरफायरिन बेस्ड पिगमेंट्स कहते हैं, जैसे कि क्लोरोफिल हो गया, हीम हो गया, या हमारे बाइल पिगमेंट्स। ठीक है, तो अब क्लोरोफिल आपको पता है कि फोटोसिंथेटिक पोरफायरिन पिगमेंट होती है और वो ग्रीन कलर की होती है। और नेचर वाइज क्लोरोफिल पिगमेंट्स जो हैं वो लिपिड होते हैं, फैटी नेचर है उनकी, और जाहिर आपको पता है फैट या लिपिड जो है वो वाटर में तो सॉल्युबल होते नहीं। क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन ऑल ग्रीन प्लांट्स, और जब भी हम फूड की प्रोसेसिंग करते हैं या फिर हम उसको स्टोर करते हैं, तो उस स्टोरेज के अंदर ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर प्रोसेसिंग हमारे जो क्लोरोफिल पिगमेंट्स हैं वो डिटेरियोरेट होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जब हम वेजिटेबल्स को डिहाइड्रेट करते हैं, डिहाइड्रेट का मतलब है रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम द वेजिटेबल्स, तो जब हम वेजिटेबल्स को डिहाइड्रेट करते हैं, उनसे वाटर रिमूव करते हैं, तो भी ये जो क्लोरोफिल पिगमेंट्स हैं ये ब्लीच हो जाते हैं, ये इनका लॉस हो जाता है। ठीक है, और इसी तरह से जब हम फ्रूट्स की फ्रीजिंग करते हैं या स्टोरेज करते हैं, तो भी उनका जो ग्रीन कलर है उसकी आपने अक्सर नोटिस किया होगा, अगर आप फ्रिज में बिल्कुल एक कोई डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल ला के रखते हैं और तो उसका कलर कितना ब्राइट
ग्रीन आपको नजर आ रहा होता है। और कुछ 2 दिन बाद या 1 दिन बाद या 3 दिन बाद या 4 दिन बाद जब आप उसको निकालते हैं तो उसका वो जो ब्राइट ग्रीन कलर है, इट इज नो लॉन्गर दैट गिविंग यू दैट ब्राइट ग्रीन कलर, वो फिर आपको डल, डार्किश, पैची इस टाइप का आपका हो जाता है। ठीक है, फिर जनाब इसके अलावा जब आप फूड की फर्मेंटेशन करते हैं या रेडिएशन करते हैं तो भी आपका ग्रीन कलर जो है वो उसमें से डिटेरियोरेट हो रहा होता है। विच इज द बेस्ट नेचुरल फूड कलर? बेटे वही अभी हम डिस्कस कर रहे हैं ना कि कहाँ से आप नेचुरल फूड कलर्स एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो एक एग्जांपल हमने क्लोरोफिल की अभी डिस्कस कर लिया। फिर सेकेंडली इसके अंदर हीम पिगमेंट्स भी हम लेते हैं, विच आर, आपको पता है हीम बेसिकली ब्लड को रेड कलर देता है। सो हीम पिगमेंट्स आर बेसिकली रेड इन कलर और ये हमें मीट से और फिश से अवेलेबल होता है। स्ट्रक्चरली स्पीकिंग दीज आर सिमिलर टू क्लोरोफिल, लेकिन हीम जो है वो वाटर सॉल्युबल होता है और दिस इज सेंसिटिव टू हीट। अगर हम बहुत ज्यादा हीट दें तो हीम जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। अच्छा, तो क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर में रिमेंबर मैग्नीशियम प्रेजेंट होती है, जबकि हीम का स्ट्रक्चर जैसे मैंने अभी बताया कि ऑलमोस्ट सिमिलर टू केमिकल स्ट्रक्चर इसका, इट इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू क्लोरोफिल, लेकिन ये है कि हीम के अंदर मैग्नीशियम की बजाय आयरन होता है। ठीक है, हीम के अंदर मैग्नीशियम की बजाय आयरन होता है। ठीक है, हीम पिगमेंट ब्लड के अंदर जब होती है तो इसको हीमोग्लोबिन कहते हैं, और जब मीट के अंदर या मसल के अंदर होती है तो इसको मायोग्लोबिन कहते हैं। ठीक है, ये मैंने क्या बताया? ये मैंने बताया कि हीम पिगमेंट अगर ब्लड के अंदर होती है तो उसको हीमोग्लोबिन कहते हैं, अगर मसल या मीट के अंदर होती है तो हम इसको मायोग्लोबिन कहते हैं। और चाहे वो हीमोग्लोबिन हो या चाहे वो मायोग्लोबिन हो, दोनों का फंक्शन यही होता है कि उन्होंने ऑक्सीजन को टेकअप करना है, और क्योंकि ये ऑक्सीजन को रैपिडली टेकअप करते हैं तो इसकी वजह से इनके अंदर जो डिजेनरेटिव चेंजेस हैं वो बड़ी क्विकली हो सकते हैं। ठीक है, और जो हमारी मीट पिगमेंट्स हैं खास तौर पे वो हमारा बड़ा अच्छा इंडिकेटर होती है फूड क्वालिटी का। ठीक है, जो कलर मीट का आपको चेंज हुआ हुआ नजर आता है ना, समटाइम्स यू वुड सी पर्पलिश हो गया है मीट का, समटाइम्स आपको ब्राउनिश साइड पे नजर आता है, समटाइम्स आपको रेडिश साइड के ऊपर नजर आता है। तो वो जो कलर साइकिल है वो रिवर्सिबल है, यानी कि वो चेंज हो सकती है। सो उसके अंदर 3 डिफरेंट कंपाउंड्स के अंदर इंटरचेंज होने की वजह से मीट का कलर आपको ब्राउन और रेड और पर्पलिश सा नजर आता है। और वो 3 पिगमेंट्स कौन सी हैं? मायोग्लोबिन, मेटमायोग्लोबिन एंड ऑक्सीमायोग्लोबिन। पिगमेंट्स मैंने बताया है, एक है मायोग्लोबिन, एक है मेटमायोग्लोबिन, एक है ऑक्सीमायोग्लोबिन। फिर सेकेंड नेचुरल पिगमेंट्स आ जाती हैं हमारे पास आइसोप्रीनॉइड स्ट्रक्चर्स। सो आइसोप्रीनॉइड स्ट्रक्चर्स बेसिकली इनके एग्जांपल हैं कैरोटीनॉइड्स। तो जैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ, कैरोटीनॉइड्स बेसिकली येलो कलर्ड फ्रूट्स, ब्राइट रेड कलर्ड फ्रूट्स, ऑरेंज कलर्ड फ्रूट्स या फिर वेजिटेबल्स में, या इवन फॉर दैट मैटर फ्लावर्स में भी प्रेजेंट होते हैं। और ये जो कैरोटीनॉइड्स हैं, दीज आर द प्रिकर्सर्स ऑफ विटामिन ए, और एनिमल बॉडी के अंदर ये हमें जरूर मस्ट चाहिए होते हैं सो दैट हम इस बीटा कैरोटीन को या और भी बहुत सारे कैरोटीनॉइड्स होते हैं, अल्फा कैरोटीन होता है, गैमा कैरोटीन होता है, तो हम इन कैरोटीनॉइड्स को
विटामिन ए के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा जो प्रीडोमिनेंट होता है वो बीटा कैरोटीन होता है, 85% ऑफ द टोटल कैरोटीन। ठीक है, बीटा कैरोटीन सबसे ज्यादा कॉमन होता है। और ये जो कैरोटीनॉइड्स हैं ये आर वेरी मच स्टेबल टू हीट, और ये हमारे फूड में इंटैक्ट रहते हैं, रिटेन रहते हैं अगर हम फूड्स को लो टेम्परेचर पे स्टोर करें। ठीक है, और इसी तरह से जो लाइकोपीन है विच इज अ वेरी स्पेसिफिक कलर, वो टमाटोज को और वाटरमेलन्स को रेड कलर इम्पार्ट करता है। ठीक है, कौन करता है? लाइकोपीन। लाइकोपीन इम्पार्ट्स रेड कलर टू वाटरमेलन एंड टमाटोज। फिर जनाब इसके बाद थर्ड नंबर पे आ जाता है बेंजोपायरन स्ट्रक्चर्स। सो बेसिकली ये क्या होते हैं? दीज आर एंथोसायनिन्स व्हिच आर अगेन इनसॉल्युबल इन वाटर, और ऑयल्स एंड फैट्स में ये किसी हद तक सॉल्युबल हो सकते हैं, कंप्लीटली नहीं होते। लेकिन फ्रूट से हमें मिलते हैं, ये हमें फिग से मिलते हैं, मलबरी से मिलते हैं, ऑरेंजेस से मिल सकते हैं, और कुछ वेजिटेबल से भी आते हैं। ठीक है, इनका काम क्या है? दे इम्पार्ट ऑरेंज और रेड और ब्लू कलर टू द प्लांट्स, एंड इसके अलावा इनका कोई ऐसा फंक्शन हमें नहीं पता। ठीक है, एंथोसायनिन्स जो हैं वो सेंसिटिव टू पीएच होते हैं और सेंसिटिव टू हीट होते हैं, और इसके अलावा ये है कि इसी कैटेगरी के अंदर फ्लेविनॉइड्स भी आते हैं। ठीक है, फ्लेविनॉइड्स आर कलरलेस और येलो इन कलर, दीज आर प्रेजेंट इन मोस्ट ऑफ द प्लांट्स, और ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं और हीट प्रोसेसिंग के लिए रिलेटिवली स्टेबल होते हैं, हीट प्रोसेसिंग के अगेंस्ट। फिर हमारे पास बीटा साइनिन्स आ जाती हैं। बीटा साइनिन्स ज्यादातर बीटरूट के अंदर प्रेजेंट होती हैं, और इनका जो कलर होता है वो बहुत ज्यादा इंटेंस रेड कलर का होता है, और इसके अलावा बीटरूट जूस जो हम लेते हैं उसको अच्छे से हमें सेंट्रीफ्यूज करना चाहिए, पास्चराइज करना चाहिए, और कंसंट्रेट हम करते हैं सो दैट एक विस्कस लिक्विड कंसंट्रेट हम उससे बना सकें, जिसके अंदर तकरीबन 0.5% बीटा साइनिन्स होते हैं। ठीक है, और इसको फिर हम एज अ फूड इंग्रेडिएंट यूज करते हैं। फिर हमारे पास कैरामल्स और मेलानॉइडिन्स आ जाते हैं। कैरामल्स मैंने आपको पहले बताया था कि जब हम शुगर्स को हीट करते हैं तो कैरामल्स प्रोड्यूस होते हैं, एंड दे आर ऑलमोस्ट ब्राउनिश इन कलर, और इनको मैंने बताया था कि हम फूड इंडस्ट्री में, खासतौर पे कन्फेक्शनरी इंडस्ट्री में हम बहुत ज्यादा इस रिएक्शन को एक्सप्लॉइट करते हैं। ठीक है, बहुत सारी ब्रेड बनाने के लिए, कन्फेक्शनरी बनाने के लिए, सिरप्स बनाने के लिए ये कैरामल्स यूज होता है। इसके अलावा कैरामल्स को हम क्रीम्स में या कस्टर्ड में या फिर जेलीज में, कैंडीज में, टॉफीज में, ऐसी चीजों में हम यूज करते हैं। ठीक है, तो दीज आर 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेचुरल कलर्स। फिर आगे सिंथेटिक या आर्टिफिशियल कलर्स आ जाते हैं। सिंथेटिक या आर्टिफिशियल कलर्स हम वहां पे यूज करते हैं जहां पे या तो हम नेचुरल कलर्स अवेलेबल ना हो, या हम एक्सपेंसिव पड़ रहे हों, या फिर हम उसको आसानी से एक्सट्रैक्ट ना कर सकते हों। ठीक है, तो वहां पे हम आर्टिफिशियल कलर्स यूज करते हैं। व्हाई? बिकॉज दीज आर चीपर टू यूज, दीज आर नॉट टू बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लिविंग प्लांट्स और लिविंग बीइंग्स, इनको एक्सट्रैक्ट नहीं करना पड़ता। ठीक है, सो ये दो तरह के होते हैं, एक को हम डाइज कहते हैं और एक को हम लेक्स कहते हैं। आर्टिफिशियल कलर्स आर ऑफ 2 टाइप्स, एक को हम डाइज कहते हैं और एक को हम लेक्स कहते हैं। डाइज, अब इन दोनों के अंदर ऑब्वियसली डिफरेंस है। डाइज जो हैं वो वाटर सॉल्युबल हैं और लेक्स जो हैं वो वाटर इनसॉल्युबल हैं। अच्छा, इसके अलावा ये है कि इनको ऐड करने के लिए हमें स्पेसिफिकली रूल्स को फॉलो करना होता है। जैसे मैंने बताया थोड़ी देर पहले, अगर हम पाकिस्तान में काम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हमें
प्योर फूड रूल्स, पाकिस्तान के लॉ रूल्स हैं उनको फॉलो करना होगा। ठीक है, टेबल आपके पास दिया हुआ है जिसमें कुछ डिफरेंसेस हैं लेक्स एंड डाइस के, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टेबल है, ये आपको हर हाल में आना चाहिए। सो अगर हम सॉल्युबिलिटी की बात करें तो लेक्स ज्यादातर सॉल्वेंट में इनसॉल्युबल होते हैं और डाइस जो है वो वाटर सॉल्युबल होते हैं। स्टेबिलिटी टू लाइट एंड हीट दोनों की ही लेक्स के केस में दोनों की ही बेटर है और डाइस के केस में बहुत अच्छी है। कलरिंग स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें तो जितना डाई ज्यादा होगा उतना ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कलरिंग होगी, और शेड डाइस का कांस्टेंट है, लेक्स का वेरी करता है। कलरिंग मेथड जो है वो डिस्पर्शन के थ्रू लेक्स का होता है और डाइस के थ्रू जो डाइस को बेसिकली सॉरी बुक बंद हो गई है जैसे। ओके, सो शेड में बता रहा था डाइस का जो शेड है वो कांस्टेंट होता है, लेक्स का जो शेड है वो वेरी करता है, वो कांस्टेंट नहीं होता। फिर इसके अलावा अगर हम बात करें कि प्योर कलर कितना आता है तो डाइस से हमें प्राइमरली 90 to 93% प्योर कलर आ रहा होता है, लेक से हमें सिर्फ 10 to 40% प्योर कलर आता है। ठीक है, फिर इसी तरह पार्टिकल साइज में 12 मैश से लेकर 200 मैश तक डाइस का पार्टिकल साइज होता है, लेक्स का पार्टिकल साइज 5 माइक्रॉन के करीब होता है। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं जो आपको पता होने चाहिए। लेक्स और डाइस के अंदर दोनों ही आर्टिफिशियल कलर्स की कैटेगरी में आते हैं, दोनों को ही हम फ्रिक्वेंटली यूज कर रहे हैं। ठीक है, ओके, राइट। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं फ्लेवर्स। अच्छा, आपको पता है कि बेटा फ्लेवर बेसिकली एक सब्जेक्टिव फीलिंग होती है। सब्जेक्टिव फीलिंग ऐसी फीलिंग को हम कहते हैं जिसको हम मेजर या वेरीफाई नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे पेन, लेट से पेन की अगर हम बात करें तो पेन इज अ सब्जेक्टिव फीलिंग। देखो, कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं है जिसको यूज करके हम पेन को मेजर कर सकें, ठीक है, कि इतनी पेन हो रही है। सेम गोज फॉर फ्लेवर। फ्लेवर को मेजर करने का कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है। सो फ्लेवर इज वेरी मच सब्जेक्टिव। मैं अगर एक खाना खा रहा हूँ और मैं आपसे कहता हूँ कि इसका फ्लेवर बहुत अच्छा है, और आप वही खाना खाते हो और आप मुझे कहते हो कि इसका फ्लेवर तो बहुत बुरा है, और तीसरा बंदा एक सेम खाना खाता है तो वो कहते हैं कि ठीक है, ना बहुत अच्छा है ना बहुत बुरा है, बस गुजारा है। तो दैट मीन्स कि 3 डिफरेंट बंदों ने सेम फूड को टेस्ट किया, तो उनका जो फ्लेवर की परसेप्शन थी वो डिफरेंट थी, वो सब्जेक्टिव थी, उसको हम वेरीफाई नहीं कर सकते। जी, हेलो सर, आपकी आवाज कट। अच्छा, अब आ रही है बेटा आवाज? सर आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है? यस सर, अब आ रही है। सो बेटे बेसिकली मैं ये कह रहा था कि फ्लेवर इज अ सब्जेक्टिव फीलिंग। ठीक है, फ्लेवर सब्जेक्टिव हम टर्म कहाँ पे यूज करते हैं? सब्जेक्टिव टर्म हम वहां पे यूज करते हैं जहां पे हम किसी चीज को वेरीफाई या एब्सोल्युटली मेजर ना कर सके। ठीक है, ये नहीं कि कहने का मतलब क्या है, मैंने एक एग्जांपल आपको दी पेन की। अगर मैं कहता हूं कि मुझे बहुत सीवियर पेन हो रहा है तो इसको कोई मेजर करने का या इसको कोई वेरीफाई करने का तरीका नहीं है। एक और बंदा कहता है कि मुझे माइल्ड पेन हो रहा है। अब हु नोज व्हाट इज एंड हाउ मच इज माइल्ड एंड व्हाट इज एंड हाउ मच इज सीवियर। ठीक है, तो पेन इज अ सब्जेक्टिव फीलिंग। सेम गोस फॉर फ्लेवर। फ्लेवर, मैं एक फूड कंज्यूम करता हूं, मैं आपको कहता हूं कि जी ये फूड तो बहुत मजेदार है। आप वही फूड कंज्यूम करते हो और आप कहते हो कि हो सर को क्या हो गया, फूड तो बहुत बुरा टेस्ट है, इसका बहुत बुरा फ्लेवर है। और कोई तीसरा बंदा आके वही फूड कंज्यूम करता है, वो कहता है कि जी फूड ठीक है, बहुत अच्छा भी नहीं है, इसका फ्लेवर बहुत बुरा भी नहीं है, बस गुजारा है। ठीक है, सो दैट मीन्स कि 3 डिफरेंट बंदों ने सेम फूड को
कंज्यूम किया तो उनकी फ्लेवर की जो परसेप्शन है तीनों की वो डिफरेंट है। सो हेंस फ्लेवर इज अ सब्जेक्टिव फीलिंग। ये एक ऐसी फीलिंग है, एक ऐसी परसेप्शन है जिसको हम मेजर या वेरीफाई या जज नहीं कर सकते। इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ठीक है। अब फ्लेवर आता किन चीजों से? बेसिकली फ्लेवर कम्स फ्रॉम डिफरेंट एरोमेटिक कंपाउंड्स। एरोमा कहते हैं जो एक अच्छी हमारी खुशबू आ रही होती है, सो दैट इज कॉल्ड एज अरोमा। नॉर्मली हम स्मेल का वर्ड यूज करते हैं ना, तो फूड के लिए स्मेल इज नॉट द राइट वर्ड, फूड के लिए अरोमा वर्ड होना चाहिए, ठीक है। अरोमा, अरोमा का मतलब होता है खुशबू जिससे आ रही हो, और स्पेसिफिकली वो फिर हम फूड के लिए भी हम यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली फ्लेवर जो है उसकी फंक्शंस क्या क्या हो सकते हैं? सबसे पहले तो ऑब्वियसली फ्लेवर फूड को टेस्टी करता है, जाहिर है हम उसी फूड को कहते हैं फ्लेवरफुल है जो हमारे ख्याल से टेस्टी होता है, मजेदार होता है, डिलीशियस होता है, ठीक है। सो से फॉर एग्जांपल फ्रेंच फ्राइज हमें फ्लेवरफुल लगते हैं और बॉइल्ड पोटैटोज हमें लेस फ्लेवरफुल लगते हैं, ठीक है। सो सेकंड फंक्शन है कि जी फ्लेवर प्रोवाइड्स प्लेजर एंड सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर। हमें जितना मजेदार हम खाना खाते हैं उतना ज्यादा हम खुश होते हैं, ठीक है। डू वी डिराइव प्लेजर फ्रॉम फूड? बिल्कुल, यस, वेरी मच। हम फूड खा के खुश होते हैं ना, अपने आप को खुश करते हैं ना जब हम अच्छा फूड खाते हैं, फ्लेवरफुल फूड खाते हैं, ठीक है। और इसी तरह से जाहिर है जब हम खुश होते हैं तो वी आर सेटिस्फाइड इज वेरी। इसके अलावा फ्लेवर बड़ा अच्छा एक इंडिकेटर है फूड की स्टेबिलिटी का या शेल्फ लाइफ का। यानी इन अदर वर्ड्स, अगर हमारा फूड स्पॉइल हो रहा हो तो क्या उसका फ्लेवर वैसा ही रहता है जैसा नेचुरल फूड का होता है या अनस्पॉइल्ड फूड का होता है? नहीं ना, स्पॉइल होने के साथ साथ फूड का फ्लेवर चेंज हो जाता है। तो लेट्स से कि मैंने ब्रेड को टेस्ट किया और उसका फ्लेवर बहुत अच्छा है, तो दैट मींस आई कैन से कि ब्रेड फ्रेश है। और मैंने अगर ब्रेड को टेस्ट किया और उसका फ्लेवर जरा बेटर साइड पे हो गया है और खराब सा, मुझे ब्लैंड सा लग रहा है, तो आई कुड प्रॉब्ली से कि ब्रेड का फ्लेवर जो है वो खराब हो गया, ब्रेड जो है वो बेसिकली स्पॉइल हो गई, ठीक है। तो फ्लेवर बेसिकली हमें फूड की स्पॉइलेज या स्टेबिलिटी या शेल्फ लाइफ के बारे में भी बता रहा है। अब जनाब अगर हम डिफरेंट फ्लेवरिंग कंपाउंड्स की बात करें तो फ्लेवरिंग कंपाउंड्स कौन कौन से होते हैं हमारे फूड्स में? जितने भी फूड्स होते हैं सबके अंदर कोई ना कोई नेचुरल फ्लेवर होता है, आपको पता ही है। और वो जो फ्लेवरिंग कंपाउंड है वो सब केमिकल होते हैं, डिफरेंट केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। अब नेचुरल जो फ्लेवरिंग कंपाउंड्स है वो हमें कहाँ से मिलते हैं? वो हमें हर्ब से मिल सकते हैं, वो स्पाइसेस से मिल सकते हैं, वो डिफरेंट ऑयल से मिल सकते हैं, वो हमें प्लांट एक्सट्रैक्ट से भी मिल सकते हैं, ठीक है। बेटा मेरी आवाज आ रही है? क्विकली बैक टू द लेक्चर। सो बेसिकली मैं ये बता रहा था कि फ्लेवर्स को हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं डिफरेंट स्पाइसेस से, हर्ब से, हेयर ऑयल से और प्लांट से भी हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो जो हम फ्लेवर्स एक्सट्रैक्ट करते हैं वो भी नेचुरल प्रोडक्ट से भी हम एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं, और कुछ फ्लेवर्स को सिमिलर टू कलर्स हम इंडस्ट्री के अंदर खुद भी सिंथेसाइज कर रहे होते हैं, ठीक है। सो कौन कौन से फ्लेवरिंग कंपाउंड्स होते हैं हमारे पास, उनको देख लेते हैं। देयर आर 8-9 डिफरेंट इंपॉर्टेंट फ्लेवरिंग कंपाउंड्स, मेजर फ्लेवरिंग कंपाउंड्स। वो कौन कौन से होते हैं जी? उसके अंदर सबसे पहले हमारे पास फैटी एसिड्स आ जाते हैं, और फैटी एसिड्स के अंदर हमारे पास एसिटिक एसिड है जिसका बहुत ही पेनिट्रेटिंग और सावर सा फ्लेवर होता है जो विनेगर का आपको बेसिकली आता है। फिर इसी तरह ब्यूटायरिक एसिड इम्पार्ट्स फ्लेवर, और वो जो रैंसिड बटर होता है, जो रैंसिड का मतलब है विच हैज बीन डिटेरियोरेटेड, जो स्पॉइल हो गया, खराब हो गया बटर, जो आपको बड़ी अनकंफर्टेबल गंदी सी स्मेल आती है, सो दैट इज इम्पार्टेड बाय ब्यूटायरिक एसिड। फिर अल्कोहल होते हैं हमारे पास, जैसे मिथाइल अल्कोहल या इथाइल अल्कोहल। इनका एक स्पिरिट लाइक ऑर्डर होता है, जैसे आप आफ्टर शेव लोशन यूज करते हो, या डेटोल
यूज करते हो उस टाइप की जो स्मेल आती है। फिर ईस्टर्स होते हैं हमारे पास। ईस्टर्स आर आल्सो सिमिलर टू अल्कोहल्स इन देयर फ्लेवर कैरेक्टरिस्टिक्स, सिवाय ब्यूटाइल एसीटेट के विच हैज अ फ्रूटी फ्लेवर, और आइसोएमाइल एसीटेट विच हैज अ बनाना लाइक फ्लेवर, बनाना लाइक अरोमा। ठीक है। फिर एल्डिहाइड्स हमारे पास आ जाते हैं। जो अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड्स हैं दे आर इंपॉर्टेंट एज फ्लेवरिंग एजेंट्स। उसके अंदर खासतौर पे एक्रोलीन के नाम से आता है, CH2 डबल बॉन्ड CH सो वो बेसिकली स्पेसिफिक इरिटेटिंग ऑर्डर इम्पार्ट करता है जो खास तौर पे फ्राइड फूड्स के अंदर हमें मिल रहा होता है। तो इसी तरह डिफरेंट रिंग कंपाउंड्स हैं, जैसे कि एल्डिहाइड्स हो गए, उनके स्ट्रक्चर में देयर इज अ बेंजीन रिंग। सो बेंजल्डिहाइड जो है बेसिकली दैट इज द फ्लेवरिंग कंपाउंड इन बिटर आमंड्स। जो आप बादाम खाते हो और वो कड़वा निकलता है, तो बेसिकली उसके अंदर क्या होता है, बेंजल्डिहाइड होता है। ठीक है। और इसी तरह वेनिला के अंदर वेनिलिन हमारा 3 methoxy 4 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड को हमारा फ्लेवरिंग कंपाउंड होता है। फिर देन वी टॉक अबाउट कीटोन्स। So ketones are also important as flavoring compounds, और जनाब इनके अंदर बेसिकली हमें क्या मिल रहा होता है, किन फूड्स में मिल रहे होते हैं, तो वो हमें बटर के अंदर, सार क्रीम के अंदर और बटर मिल्क के अंदर हमें मिलते हैं। फिर टर्पीन अल्कोहल्स हैं इसके अंदर, जिनको हम एसाइक्लिक टर्पीन से डिराइव करते हैं। इसी तरह इसके अंदर फिर डिफरेंट कैटेगरीज, जीरानियोल आ जाता है जो डिफरेंट ऑयल सच एज लेमन ऑयल या ऑरेंज से एक्सट्रैक्ट करते हैं। फिर निरोल आ जाता है जिसको हम अगेन ऑरेंज से, लेमन से और बहुत सारे डिफरेंट ऑयल से एक्सट्रैक्ट करते हैं। फिर लैक्टोन्स आ जाते हैं, डेल्टा लैक्टोन्स। लैक्टोन्स आर डिराइव्ड फ्रॉम मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, स्पेशली बटर। देन फिनोल्स हैं इसके अंदर। फिनोल्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट यूजिनोल आ जाता है विच इज क्लोव्स, विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम क्लोव्स। फिर थाइमोल आ जाता है और जिसको हम स्पाइसेस से एक्सट्रैक्ट करते हैं। लास्टली हमारे पास सल्फर बेस्ड कंपाउंड्स आ जाते हैं, जैसे कि मिथाइल मरकैप्टन, फ्यूराइल मरकैप्टन एंड डाइमिथाइल सल्फाइड्स। सो ये बेसिकली कॉफी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा गार्लिक से वी कैन एक्सट्रैक्ट एलाइल सल्फाइड और एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड। ठीक है। तो ये सारे डिफरेंट कैटेगरीज हैं फ्लेवर्स की, ये आपको ऑब्वियसली पता होनी चाहिए। थोड़ा सा रट्टा इन्वॉल्व है, थोड़े से नाम इन्वॉल्व हैं। जाहिर है इसमें कोई बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट की बात तो नहीं है, बस हमें ये बताया गया है कि कौन से फ्लेवरिंग कंपाउंड्स किन सोर्सेज से, किन फूड से आ रहे होते हैं। फिर इसके अलावा जो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें समझने वाली वो है फ्लेवर इनहैंसर्स। तो फ्लेवर इनहैंसर्स वो वाले कंपाउंड्स होते हैं, वो वाले सब्सटेंसेस होते हैं जो किसी भी फूड का नेचुरल फ्लेवर को इनहैंस कर देते हैं। सो इनके खुद के अंदर फ्लेवर नहीं होता, ये खुद फ्लेवरिंग नहीं होते, बट दे हैव द एबिलिटी टू एनहांस द फ्लेवर ऑफ अदर कंपाउंड्स। ठीक है। और उनके फ्लेवर को इंटेंसिफाई कर देते हैं। सो इसकी एग्जांपल में सबसे कॉमन हमारे पास MSG आ जाता है, मोनोसोडियम ग्लूटामेट जिसको हम बोलते हैं, या इंग्लिश में कॉमन लैंग्वेज में अजीनोमोटो, या फिर चाइनीज सॉल्ट भी हम इसको बोलते हैं। ठीक है। और इसी तरह से 5 न्यूक्लियोटाइड्स जो डिफरेंट हैं वो भी फ्लेवर एनहांसर्स होते हैं। ठीक है। MSG की अगर हम बात करें तो दिस इज वेरी मच सॉल्युबल इन वाटर, व्हाइट कलर का होता है और इसका एक सॉल्टिश सा टेस्ट आता है, और इसको हम डिफरेंट मीट्स को, ग्रेवीज को, सॉसेस को और डिफरेंट फूड्स को, खासतौर पे चाइनीज कुजीन में बहुत ज्यादा हम इसको यूज करते हैं टू एनहांस द फ्लेवर ऑफ अदर कंपाउंड्स। ठीक है। तो इसी तरह से आपको जो मार्केट से बहुत सारा प्रोसेस्ड मीट मिलता है, जो बड़े मशहूर ब्रांड्स का आप लेके कंज्यूम कर रहे होते हैं, नगेट्स एंड फलाना फलाना, ये सारी चीजें इनके अंदर फ्लेवर इनहेंसर ऐड करते हैं। दैट इज द रीजन कि जब हम बच्चों को प्रोसेस्ड प्रोडक्ट्स ऑफर करते हैं तो वो बहुत शौक से खाते हैं। व्हाई? बिकॉज दे हैव गॉट फ्लेवर एनहेंसर्स। और वही चीज अगर हम उनको अच्छी से अच्छी रेसिपी के साथ भी घर पे बना के दें तो वो खाते हुए बच्चे ऑर्डर कर रहे होते हैं कि जी ये मजे का नहीं है। तो उसकी सिंपल सी रीजन ये है कि उनके अंदर फ्लेवर एनहांसर्स मौजूद होते हैं। ठीक है। और घर के अंदर जो हम चीजें बनाते हैं उसके अंदर जाहिर हम फ्लेवर एनहांसर्स नहीं डालते। नहीं, वो ये तो आपने ब्रांड का बेटे नाम लिया ना, जो आपने क्वेश्चन पूछा कि इज इट अ फ्लेवर एनहांसर, तो यस उनके अंदर फ्लेवर एनहांसर ऐड किए जाते हैं। ठीक है। डिफरेंट फ्लेवर एनहांसर ऐड किए जाते हैं। तकरीबन जितने भी
आपको प्रोसेस्ड फूड्स मिलते हैं, तकरीबन सबके अंदर ही फ्लेवर एनहांसर्स ऐड किए जाते हैं। और दैट इज द रीजन कि जब हम बाहर का खाना खाते हैं या जितना ज्यादा हम प्रोसेस्ड फूड खाते हैं उतना ज्यादा हमें उसकी एडिक्शन होती जाती है, क्योंकि उनके अंदर फ्लेवर एनहांसर्स ऐड किए हुए होते हैं और हमारे घर के खाने में फ्लेवर एनहांसर्स ऐड नहीं होते। अच्छा, इससे पहले कि आप में से कोई क्वेश्चन पूछे कि जी व्हाट अबाउट एमएसजी, मोनोसोडियम ग्लूटामेट, चाइनीज सॉल्ट, ये तो कैंसर कॉजिंग है, ये बैन हो गया है, ऐसा नहीं है। इसको बैन किया था शुरू में थिंकिंग एज इफ इट इज कैंसर कॉजिंग, फिर हमारे पास जो रोबस्ट स्ट्रॉन्ग एविडेंस आई उससे हमें पता चला कि ये कैंसर कॉजिंग नहीं है, इसका कैंसर से कोई लेना देना नहीं है, तो इसको हम सेफली अपनी फूड से ऐड कर सकते हैं। थर्ड नंबर पे हमारे पास आ जाते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स। ऑर्गेनिक एसिड बहुत सारे नेचुरल फूड्स का पार्ट होते हैं, प्लांट फूड्स का भी, एनिमल फूड्स का भी। कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, जैसे सिट्रस से सिट्रिक एसिड आता है, आपको पता ही है। एप्पल्स के अंदर मैलिक एसिड होता है, ग्रेप्स में टार्टारिक एसिड होता है, सावर मिल्क में लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है, विनेगर में एसिटिक एसिड होता है, एंड बटर में ब्यूटाइलिक एसिड होता है। ठीक है, सो दीज आर एग्जांपल्स ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिक एसिड्स। ऑर्गेनिक एसिड्स के फंक्शंस क्या होते हैं? डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। सबसे पहले तो ऑर्गेनिक एसिड्स बेसिकली इम्पार्ट करते हैं एक स्पेसिफिक सार फ्लेवर डिफरेंट फूड्स एंड बेवरेजेस को, जो हमें थोड़ा थोड़ा खट्टा फ्लेवर आ रहा होता है। जैसे जब आप सिट्रस खाते हो तो आपको सावर सा फ्लेवर आता है। एप्पल के अंदर भी स्लाइटली मैलिक एसिड क्योंकि कम एसिडिक होता है कंपेयर टू सिट्रिक एसिड, तो एप्पल खाने से भी आपको स्लाइट सा, जाहिर आपको स्वीट फ्लेवर तो उसका नहीं आता। फिर ग्रेप्स खाने से आपको इसी तरह से खट्टा सा फ्लेवर आता है, विनेगर से आता है। तो ये तमाम वो चीजें जिनसे सावर सा हमें फ्लेवर आ रहा होता है। फिर ऑर्गेनिक एसिड्स फूड्स की पैलेटेबिलिटी को इम्प्रूव करते हैं। फिर इसके अलावा फ्रूट्स की जो ब्राउनिंग हो रही होती है उसको प्रिवेंट करते हैं, एक्ट एज नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स। फिर फ्लेवर को एनहांस कर सकते हैं। फिर जनाब जो हम प्रिजर्वेटिव फ्रूट्स के अंदर ऐड करते हैं उनको एनहांस कर सकते हैं। फिर इसके अलावा एसिड्स हैं तो जाहिर है एल्कलीज के साथ रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट्स बना सकते हैं। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन इनका ये होता है कि फूड की पीएच को कंट्रोल करते हैं, क्योंकि एसिडिक हैं तो अगर फूड की पीएच डीरेंज हो रही हो तो उसको एडजस्ट करते हैं। फूड के टेक्सचर को चेंज कर सकते हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये सारे जो फंक्शन हैं ऑर्गेनिक एसिड्स की हैं। कमर्शियली भी हम इनको प्रोड्यूस करते हैं, नेचुरल फूड से एक्सट्रैक्ट करके कमर्शियल लेवल पे भी बना रहे होते हैं और नेचुरली भी हम इनको फूड से एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है जी व्हाई इज इट बैंड? बेटे बैन हुआ था क्योंकि पहले हमें ये पता चला था कि एमएसजी को एमएसजी बेसिकली कार्सिनोजेनिक कैंसर कॉजिंग, लेकिन फिर जब हम लेटेस्ट एविडेंस से हमें पता चला कि एमएसजी कैंसर कॉजिंग नहीं है, उसके ऊपर हाई कोर्ट ने बैन उठा दिया। तो अब बैन नहीं है, बट क्योंकि बैन एक बार लग चुका था तो पीपल स्टिल थिंक कि नहीं इट इज कैंसर कॉजिंग, और इसकी वजह से हमें डिफरेंट हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, इसलिए लोग जनरली कंज्यूम नहीं कर रहे। ठीक है, लास्टली हमारे पास आ जाते हैं टॉक्सिकेंट्स। बहुत सारे फूड्स ऐसे हैं जिनके अंदर ऐसे केमिकल कंपाउंड्स हैं विच आर टॉक्सिक इन नेचर। ठीक है, और अगर हम उन फूड्स को माइन्यूट अमाउंट्स में कंज्यूम करते हैं तो तब तो प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन अगर हम उन फूड्स को बहुत ज्यादा अमाउंट्स में कंज्यूम करना शुरू कर दें तो उनकी टॉक्सिसिटी हो सकती है। सो इनकी एग्जांपल्स में फिनोलिक्स हैं, ऑक्सिलेट्स हैं, फाइटेट्स हैं, नाइट्रेट्स हैं, पेप्टाइड्स हैं और भी बहुत सारे हैं। ठीक है, तो हमारी बॉडी में अल्लाह ताला ने नेचुरली बिल्ट इन मैकेनिज्म रखा है, जो जब ये सब्सटेंसेस उस बिल्ट इन मैकेनिज्म तक हमारी बॉडी तक पहुंचते हैं तो हमारी बॉडी खुद से इनको कन्वर्ट कर देती है इनटू हार्मलेस कंपाउंड्स, या फिर इनको बॉडी से एक्सक्रीट करवा देती है। लेकिन अगर हम इन फूड्स का बहुत ज्यादा यूज करें या अब्यूज करें तो फिर ये वाले जो कंपाउंड्स हैं उनको एक्सक्रीट करना बॉडी से या उनको लेस हार्मफुल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करना हमारी बॉडी की कैपेसिटी से वो काम बाहर हो जाता है, एंड देन दीज कुड डेफिनेटली अफेक्ट अस नेगेटिवली। तो अगर हम फिनोल्स की बात करें तो कॉफी के अंदर होते हैं, टी में होते हैं, सिट्रस में होते हैं,
और फिनोल्स हमारे न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी को डिक्रीज कर देते हैं, स्पेसिफिकली आयरन को, विटामिन को, डिफरेंट और प्रोटीन्स को। फिर इसी तरह से फिनोल्स जो हैं वो लॉस ऑफ एपेटाइट भी करते हैं, वेट लॉस भी करते हैं अननेसेसरीली, और नर्वस सिस्टम के लिए भी नेगेटिव हो सकती हैं। फिर जनाब अगर हम ऑक्सीलेट्स की बात करें तो दीज कम फ्रॉम टी, डार्क चॉकलेट्स, कोकोआ, स्पिनच, कुछ ऑयल सीड से भी आते हैं, और जो ऑक्सीलेट्स हैं वो भी हमारी मिनरल्स के एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज करते हैं, और आपने सुने होंगे ऑक्सीलेट्स की वजह से किडनी स्टोन्स, तो वो भी हो सकते हैं। फिर एब्डोमिनल पेन्स कॉज कर सकते हैं। फिर अगर हम फाइटेट्स की या फाइटिक एसिड की बात करें तो वो होल ग्रेन्स के अंदर होता है, सीरियल्स के जो ग्रेन्स हैं उनमें होता है, और ये मिनरल एलिमेंट्स जो हैं उनकी एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज करता है, जैसे कि कैल्शियम, आयरन, जिंक। और फिर जनाब इसके अलावा ग्लूकोसाइनोलेट्स की अगर हम बात करें तो दीज कम फ्रॉम क्रूसिफरस वेजिटेबल्स सच एज कैबेज, रेडिश, टर्निप्स, ये वाली हो गई। और ग्लूकोसाइनोलेट्स बेसिकली गोइट्रोजेनिक होते हैं, यानी कि अगर हम इन फूड्स को एक्सेस में कंज्यूम करें तो ये आयोडीन अपटेक को इनहिबिट कर देते हैं, आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाती है बॉडी में, और एज रिजल्ट ऑफ आयोडीन डेफिशिएंसी गॉइटर डेवलप हो जाता है। गॉइटर इट्स अ कंडीशन जिसके अंदर हमारा थायराइड ग्लैंड इनलार्ज कर जाता है, और फ्रंट ऑफ द नेक हमारी बहुत ज्यादा स्वेलिंग हो जाती है, जिसको उर्दू में हम गलहड़ कहते हैं। ठीक है, वो ये नॉर्मली आयोडीन डेफिशिएंसी की वजह से होता है, और भी कॉजेज हो सकती हैं बट नॉर्मली आयोडीन डेफिशिएंसी की वजह से होता है। फिर अगर हम सोयाबीन की बात करें तो उसके अंदर सर्टेन एंजाइम इनहिबिटर्स प्रेजेंट होते हैं, और एंजाइम इनहिबिटर्स जाहिर है हमारे बायोकेमिकल रिएक्शंस को नेगेटिवली इफेक्ट करते हैं। फिर इसके अलावा ट्रिप्सिन इनहिबिटर्स एंड अमाइलेज इनहिबिटर्स ज्यादातर लेग्यूम से आते हैं, और ये हमारे डिफरेंट प्रोटीन्स और कार्ब्स की अवेलेबिलिटी को डिक्रीज करते हैं। फिर इसी तरह से फिश में एक एंजाइम होता है जिसको थायमिनेज कहते हैं, और वो विटामिन B1 को डिस्ट्रॉय करता है। फिर जनाब एग वाइट के अंदर एक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है जिसका नाम एविडिन होता है। एविडिन बायोटिन को अपने साथ बाइंड कर लेता है और बायोटिन को एब्जॉर्ब नहीं होने देता। ठीक है जी, सो ये बहुत सारे ऐसे टॉक्सिकेंट्स हैं जो हमारे फूड में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जैसे कि मैंने कहा पहली बात ये कि अगर हम इन फूड्स को मॉडरेट अमाउंट्स में कंज्यूम करते हैं तो हमारे लिए टॉक्सिक सच नहीं रहते, लेकिन अगर हम इन फूड्स की एक्सेस कंजम्पशन करते हैं तो दिस कुड बी वेरी हार्मफुल फॉर अस। और इसके अलावा ये है कि ज्यादातर जो हम कुकिंग करते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं, और उसके बाद ज्यादातर ये जो टॉक्सिकेंट्स हैं दीज आइदर बिकम इनएक्टिव या फिर लेस हार्मफुल सब्सटेंसेस के अंदर ये बॉडी में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है।